हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीवर स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में उत्तराखंड के कत्यूर राजवंश में प्रशासनिक व्यवस्था का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो आज हम इसका दूसरा भाग लाए हैं जिससे कि हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में कत्यूर राजवंश के पहले सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें हम अब इसकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कत्यूरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तो आज हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उनकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में लेकर आए हैं टॉपिक। तो जो हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें जो था कि कत्यूर नेशनों ने प्रजा की जीवन संपत्ति की सुरक्षा, आंतरिक शांति और व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था भी लागू हो, यानी कि व्यवस्था के होने के साथ साथ अनेक कत्यूर ताम्रपत्र और अभिलेखों से मिले। यानी कि जो कत्यूर ताम्रपत्रों में कत्यूर ताम्रपत्रों में और अभिलेखों में यह मिला है कि कत्यूरों ने अपनी प्रजा की संपत्ति की सुरक्षा आदि के लिए उन्होंने बहुत सी अपने शासन के अंदर पुलिस व्यवस्था भी लागू कर रखी थी, जिससे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार की भी परेशानी या किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। तो इन्होंने पुलिस व्यवस्था भी लागू कर रखी थी, जिससे कि उनकी प्रजा का राजकाज यानी कि उनका राजकाज किस तरीके से सही चल सके। तो उन्होंने इसके अंतर्गत बहुत से पद सृजित कर रखे थे। तो ये पद कुछ इस प्रकार थे। तो पहला हमारा पद है इसमें कि दांडिक। हमारा पहला पद है क्या? दांडिक। तो दांडिक जो होता था हमारा, दांडिक होता था समझो दंड एवं तलवार से सुसज्जित एक सिपाही होता था। यानी कि जो हमारा दांडिक पद होता था, एक सिपाही होया करता है जो राज्य में जनता की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात एक सिपाही होता था, जो जनता की संपत्ति की सुरक्षा करता था। किसी प्रकार की संपत्ति उसकी सुरक्षा कौन करता था? हमारा दांडिक था, जो कत्यूर द्वारा बस सृजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा पद है दोषापराधिक। दोषापराधिक जो था अपराधियों को पकड़ने वाले विभाग का अधिकारी होया करता है। यानी कि अपराधी जिसके द्वारा अपराधियों को पकड़ कर लाया जाता था, उसका जो निरीक्षण जो करता था सिपाही द्वारा, जो अपराधी पकड़ कर लाया करते हैं, उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था हमारा दोषापराधी होता, जो उनका निरीक्षण करता था। और नेक्स्ट हमारा इसमें पद था दूसरा दुसाध्य साधनिक। दुसाध्य साधनिक जो था गुप्तचर, जिस तरीके से कह सकते जैसे हमारा रॉ एजेंट हो सकते हैं या किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कि उनका जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था या रॉ चीफ हो, जैसा आजकल के टाइम में हम रॉ कहते हैं कि जो रॉ चीफ होते थे गुप्तचर, वही जो गुप्त जानकारी को के बारे में पता करते थे। तो उस समय का जो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पद अधिकारी कौन होता है? दुसाध्य साधनिक, जिसका कार्य क्या होता था हमारा? आंतरिक षड्यंत्रों पर अंकुश लगाए। यानी कि किसी प्रकार का राज्य में, किसी भी शासन में किसी प्रकार का षड्यंत्र ना हो, तो उनके लिए कत्यूरियों ने क्या दुसाध्य साधनिक नाम का पद सृजित कर रखा था। क्या दुसाध्निक साध्य नाम का पद सृजित कर रखा था। नेक्स्ट हमारा पद है इसमें दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक। यानी कि दंडपाशिक का नाम दंडनायक भी था और महादंडनायक पुलिस विभाग के पदाधिकारी। यानी कि जिस प्रकार से हम बहुत से पुलिस में हमारे पद हो सकते हैं, जैसे इस समय हमारे एसआई होता है, एएसआई होता है, तो उसी प्रकार के कत्यूर राजवंश में ये तीन इस दंडपाशिक नाम के दो नाम से यह पद विभाजित कर रखे थे। तो इसमें ये इस नाम के दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक प्रकार के अधिकारी होते थे। और नेक्स्ट हमारा पद है चोरोद्रोणिक। यानी कि चोर तथा डाकुओं से समाज एवं राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए यह विभाग था। यानी कि राज्य में किसी भी प्रकार का, जैसे चोरों या डाकुओं द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, या जिससे कि प्रजा को किसी भी प्रकार की परेशानी ना भुगतने पड़े, तो इसके लिए क्या चोर द्वारणिक नाम का एक विभाग उन्होंने कत्यूरियों ने अपने शासन में एक यह पद, यानी कि यह एक विभाग ला रखे थे, कि जिससे कि किसी भी प्रकार के चोर या डाकू द्वारा यहाँ पे चोरी ना हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जागेश्वर तथा गोपेश्वर शिलालेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि कत्यूर नरेश जो है, कत्यूर नरेश प्रजा की संपत्ति, सम्मान एवं जीवन की सुरक्षा अपना महत्वपूर्ण, यानी कि कत्यूर राजा जो थे वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही उत्तरदायी थे। यानी कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हर एक महत्वपूर्ण प्रयास करते थे, जिससे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अपनी जो जागेश्वर था गोपेश्वर शिलालेखों से भी स्पष्ट किया गया है कि वो अपने प्रजा के प्रति बहुत ही उत्तरदायी थे।
नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें कत्यूरी राजवंश कहता है हमारी राजव्यवस्था कैसी थी, कत्यूरों की राजव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो कत्यूरों की राजव्यवस्था थी जो कत्यूरी काल में जो राजस्व का जो मुख्य स्रोत कौन था हमारा, भू राजस्व, यानी कि भूमि द्वारा जो कर लिया जाता था वो भू राजस्व था। क्योंकि पर्वतीय राज्य में हमें अधिकतर पता है कि वन एवं खनिज संपदा से यहाँ क्षय होती थी उस समय पे। क्या जो हमारा देवभूमि क्षेत्र है वो खनिज संपदा से भरपूर है, तो इसलिए यहाँ पे वन एवं खनिज संपदा से ही अच्छी आय होती है। तो जो कत्यूरी काल में था, इन सबके जो कृषि के उन्नत प्रयास के लिए जो अधिकारी कत्यूरी काल में नियुक्ति किया था उसका नाम क्या दे रखा था, क्षेत्रफल। क्या नाम दे रखा था, क्षेत्रफल। जो कृषि की उन्नत होने के लिए प्रयास करता था, जो उसकी देखरेख करता था कि जिसकी कृषि एक उन्नत उन्नत यानी कि उन्नत किस्म की कृषि हमारी हो सके, तो उसके लिए कृषि के उन्नत होने का प्रयास है जिससे कि कृषि अच्छी हो और कि प्रजा को किसी प्रकार की यानी कि कृषि या अनाज से संबंधित कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे कि भूमि की विधिवत नाप जोख का कार्य जो का प्रभातर नाम के पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भूमि की नाप जोख का पूरा कार्य करता था वो प्रभातर नाम के पद का एक उन्होंने सृजित कर रखा था। प्रभातर जो है नाम के पदाधिकारी का जो भूमि की नाप करता था। और भू अभिलेखों के लेखे जोखे के लिए पृथक से उपचारिका पट्टचारिक पट्टकोषचारिक होता था, यानी कि जो हमारा एक तरीके से हम पटवारी कह रहे हैं, तो उनका जो लेखा जोखा जो रखता था कौन, हमारा उपचारिक रखता था, जो कत्यूरी काल में उपसृजित कर रखा था, उपचारिक कर रखा था, या पट्टकोषचारिक जिसे वर्तमान में हम पटवारी के नाम से जान सकते हैं। किसके पटवारी के नाम से जान सकते हैं, जो कि हमारा लेखे जोखे का कार्य रखता था कत्यूरी काल के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है कि कत्यूरी काल में जो हमारी माप की इकाइयाँ थी वो द्रोण माप के अतिरिक्त नाली माप और नाली बामाप बीज वाली भूमि का वर्णन प्राप्त होता है, यानी कि कत्यूरी काल में जो मुख्य माप की इकाई थी हमारी द्रोण बामाप और नाली बामाप थी। और जो हमारी राज्य में वर्तमान में अभी भी क्या हमारी दूण द्रोण नालिया पाथा का प्रयोग किया जाता है। और पाथा हमें याद होना चाहिए कि अजय पाल द्वारा हमारी पाथा प्रथा यानी कि माप की इकाई लागू की जाती है, यानी कि राज्यों की जो अजय पाल ने राज्यों की माप की इकाई के लिए क्या यूज़ किया था, उसने पाथा इकाई यूज़ की थी। क्या उपयोग किसकी क्या की थी, पाथा इकाई यूज़ की थी अजय पाल ने राज्यों की माप के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वनों और खनिज संपदा की रखरखाव के लिए उन्होंने क्या कत्यूरी काल में खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति नाम का पद सृजित कर रखा है, यानी कि जो वनों और खनिज संपदा से जो हमें वहाँ जो भी कुछ भी मिलता था, हमें लकड़ी या किसी प्रकार के खनिज मिलते थे, तो उन्हीं की रखरखाव के लिए कत्यूरी काल में क्या खंडपति और खंड रक्षा स्थानाधिपति नाम का पद सृजित कर रखा था। कत्यूरी शासन में किस नाम से, खंडपति और खंड रक्षा स्थानाधिपति नाम से पद सृजित किया गया था। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भोगपति और शौल्किक नाम के जो अधिकारी थे वो योग एवं शुल्क प्रकार के आदि करों का संग्रहण करते थे, यानी कि जो हमारे जो भोगपति और ये शौल्किक नाम के अधिकारी जो होते थे हमारा कर वसूल करते थे। क्या योग तथा शुल्क वाला कर वसूल करते थे भोगपति और शौल्किक। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भट्ट तथा चार प्रचार नाम के अधिकारी, यानी कि भट्ट तथा चार प्रचार नाम के पदाधिकारी जनता से बेगार ले, यानी कि उनसे मुफ्त में वो कुली का कार्य कराते थे और उनसे बेगार लेते थे। मुफ्त में वो कुली का कार्य कराते थे, बेगार लेते थे। तो जो मंदिर के जो लिए दान दी गई भूमि पर जो बसे लोग होते थे, तो यानी कि इनकी जो है भगवान में बहुत ही आस्था थी। तो जो जहाँ पर ये मंदिर के लिए भूमि दान देते थे, लेकिन जहाँ पर वो वहाँ पर वो लोग बस जाते थे भूमि पर, जो मंदिर की जो दान दी गई भूमि होती थी, तो उन लोगों से क्या ये बेगार नहीं लेनी, यानी कि इनकी भगवान में बहुत ही आस्था थी, तो इसलिए जहाँ पर लोग मंदिर की भूमि पर बसते थे उनसे ये बेगार नहीं लिया, यानी कि उनसे कुली का कार्य नहीं कराते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कत्यूरी ताम्रपत्रों में प्रयुक्त होने वाले पैमानों का भी उल्लेख किया है, यानी कि जो हमारे कत्यूरी ताम्रपत्र हैं उनमें बहुत ही मुख्य पैमानों का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे मुख्य पैमाने थे वो कुछ इस प्रकार है। तो हम पहले पैमाने पे चलते हैं कि कत्यूरी काल में पहले पैमाने का यूज़ किया द्रोणवाप का यूज़ किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, द्रोणवाप का। तो प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वाप का प्रयोग
जो हमारे प्राचीन भारतीय अभिलेख अशोक का अभिलेख हो या किसी के भी अभिलेख में है, तो वाप का प्रयोग बीज की माप को दर्शाने के लिए होता था। यानी कि जो हमारा वाप का प्रयोग होता था बीज की माप को दर्शाने के लिए। और जो हमारा एक द्रोण था वो 32 सेर के बराबर होता था। क्या? जो हमारा एक द्रोण होता था वो 32 सेर के बराबर होता है। ये टॉपिक हम अपने माप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी माप प्रणाली थी। ये हम अपने उस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तराखंड में किस किस प्रकार की माप प्रणाली थी। तथा ब्रिटिश काल में एक नाली को 240 वर्ग गज के बराबर मान ली जाती है। यानी कि जो हमारी ब्रिटिश काल में जो एक नाली होती थी हमारी 240 वर्ग गज के बराबर होती थी। किसके? 240 वर्ग गज के बराबर होती थी। और जो हमारी, अगर हम इस समय की बात करें तो एक नाली बराबर हमारा करीबन वर्ग मीटर में बात करें तो हमारी एक नाली जो हमारा होता है वो 200 वर्ग मीटर के बराबर होता है। कितने? 200 मीटर स्क्वायर के बराबर जो हमारी होती है एक नाली होती है। और नेक्स्ट हमारी माप थी इसमें कुल्ली वाप। कुल्ली वाप जो होती गुप्त काल में जो है कुल्ली वाप का अधिकतम प्रयोग किया जाता था। किसका? गुप्त काल में कुलय शब्द का अधिकतम प्रयोग होता था। तो एक कुलय जो हमारा कितने द्रोण के बराबर होता है? 8 द्रोण के बराबर होता है हमारा एक कुलय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा खारी वाप। तो खारी वाप जो होता है हमारा एक खारी कितना करीबन 20 द्रोण के बराबर मानी जाती है। क्या? एक खारी जो हमारी होती है 20 द्रोण के बराबर मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में है, तो हमारा प्रांतीय प्रशासन में है कि कत्यूर प्रशासन में है, कत्यूर शासकों ने जो अपना प्रांत था वो अनेक प्रांतों में, यानी कि अपना जो राज्य था वो अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। तो जिनका शासन उपरीक के अंतर्गत होता है। यानी कि जो उन्होंने उन जो प्रांतों का शासन को उपरीक नाम के पद के अंतर्गत दे रखा है। यानी कि जो कत्यूरी राज्य के अंतर्गत है तो उन्होंने प्रांतों का शासन किसके? उपरीक के हाथों में दे रखा था। और जो इससे का नीचे का अधिकारी क्या कहलाता था? हमारा आयुक्तक कहलाता। तो इससे नीचे का अधिकारी कौन होता था? हमारा आयुक्तक हुई। जिस प्रकार से कि हमारा देश है, देश को लेके चले तो देश हमारा जो होता है वो राज्यों में विभक्त होता है। राज्य क्या होते हैं? जिले में विभक्त होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा कत्यूर राज्य था उनका जो उसमें राज्य के तरीके से जो राज्यों में शासन करते हैं राज्यपाल, तो उसके लिए जैसे उस समय उपरीक पद का सृजन कर रखा था। जिस प्रकार से हमारे राज्यपाल होते हैं तो उस प्रकार से उन्होंने उपरीक पद सृजन कर रखा था। और उसके नीचे का जो अधिकारी होता था वो कौन कहलाता था? आयुक्त कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांतों के आगे विभाजन विषय चुने। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कत्यूर काल के अंतर्गत जिलों को किस नाम से जाना जाता है, तो जिलों को किस नाम से? विषय नाम से जाना जाता था। कत्यूर काल के अंतर्गत विषय नाम से जिलों को जाना जाता था। और जिसका शासक क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। क्या? जिसका शासक विषयपति कहलाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कत्यूरी शासक में के अनुसार 5 विषय थी। तो उन्होंने जो उनके अंतर्गत जो उनके 5 विषय थे, यानी कि जिले कह सकते हैं हम, तो उनके 5 जिले जो मुख्य थे वो थे हमारे, पहला था हमारा कार्तिकपुर विषय। तो जोशीमठ से लेकर गोमती नदी तक का क्षेत्र क्या इसमें शामिल था? तो जो हमारा जोशीमठ जो चमोली में स्थित है, तो यूपी के लखनऊ या जहाँ पर हमारी गोमती नदी का लखनऊ के किनारे स्थित है। यानी कि लखनऊ जो हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे, तो वहाँ तक का क्षेत्र जो करीबन क्या कहलाता था? कार्तिकपुर विषय कहलाता था। जो हमारा कार्तिकपुर विषय कहलाता था वो जोशीमठ से लेकर गोमती नदी तक का क्षेत्र था। यह प्राचीन कत्यूरी क्षेत्र था। और अगर पूछ लिया जाता है कि कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी, तो हमारी अस्कोट थी हमारी कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कत्यूरियों की राजधानी थी वो कहाँ थी? कार्तिकपुर राजवंश की वो अस्कोट में स्थित थी, जो पिथौरागढ़ में स्थित है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टंकड़पुर विषय। तो टंकड़पुर विषय जो है अलकनंदा भागीरथी संगम से लेकर अलकनंदा उपत्या तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। यानी कि जो हमारा अलकनंदा भागीरथी का संगम जो हमारा देवप्रयाग में होता, कहाँ? अलकनंदा भागीरथी के संगम कहाँ होता? हमारा देवप्रयाग में होता है। तो वहाँ तक का जो क्षेत्र था अलकनंदा उपत्या तक का उसमें शामिल था। किसमें? टंकड़पुर विषय में। यानी कि टंकड़पुर जिले के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था? अलकनंदा भागीरथी संगम से लेकर अलकनंदा तक का क्षेत्र जो हमारा चमोली का क्षेत्र था वहाँ तक का इसमें शामिल था। और नेक्स्ट हमारा था अंतराक्ष विषय। अंतराक्ष विषय में जो था हमारा अंतराक्ष विषय में भागीरथ तथा अलकनंदा के मध्य के, यानी कि जो हमारी भागीरथी है वो कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी नदी निकलती है।
तो वहाँ से अलकनंदा यानी कि सतोपंथी जो शिखर है जहाँ से अलकनंदा निकलती है, हमारी अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंथ शिखर से निकलती है हमारी अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी तक के मध्य का जो क्षेत्र कौन सा कहलाता था, हमारा अंतराक विषय कहलाता था। और नेक्स्ट हमारा इसमें विषय था ऐशाल विषय। तो ऐशाल विषय जो है भागीरथी एवं यमुना नदी के मध्य के, जो उत्तरकाशी के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था, भागीरथी और यमुना के नदी के मध्य का क्षेत्र जो हमारा था, ऐशाल विषय था। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मायापुर हाट। तो मायापुर हाट जो हमारा जो हमारी माया नगरी कहलाती है हरिद्वार, यानी कि इसे प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को क्या माया नगरी या मायापुर भी कहा गया है। और हरिद्वार के निकटतम का तराई भाबर क्षेत्र इसमें यानी कि हरिद्वार का और इसके निकटवर्ती तराई भाबर क्षेत्र क्या था, इसमें शामिल था, किसमें, मायापुर हाट में। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।